एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। और आज का हमारा सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और रिलेटेबल होने वाला है सारे भाई बहनों के साथ या सारे सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि इस सेशन में कोई ऐसी एक कॉमन चीज़ बता रखी है जो सबके साथ होती है। इस चैप्टर का नाम है जो हम आज पढ़ने वाले, इसका नाम है बड़े भाई साहब। और इनके जो राइटर हैं वो है प्रेमचंद, यानी कि जिन्होंने इसका लेखन किया है चैप्टर का। जल्दी से चैप्टर शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में आप बता सकते हो अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं या तो लिंक से प्रोवाइड कर दूंगी या फिर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है राइटर का जो मेन जो उनके बारे में लिखा हुआ है, ये वो सब है। ये तो ज़्यादातर पेपर में नहीं आता, पर फिर भी एक बार आप इसको रीड कर लेना। मैं इसको समझाना ज़रूरी नहीं समझती, तो हम सीधा चैप्टर से शुरू करेंगे। ये पाठ प्रवेश है, इसको हम पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी है। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। ये तो सबको सुनाई देता होगा, जो बड़े होते होंगे वो छोटे बहनों को या भाइयों को कहते होंगे अभी तू ना छोटा है, अभी तू ना काम में ना हाथ मत डाल, तेरे से खराब हो जाएगा काम। ये तो सब बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। यानी कि जो छोटे होते हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे इससे कि काश वो अगर छोटे होते तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, हम अपनी मर्जी का सब कुछ करते, कोई भी हम पे हुक्म नहीं चलाता। मतलब हुक्म चला नहीं समझते जो छोटे होते हैं कि बड़े हम पे हुक्म चला रहे हैं। और आगे पढ़ते हैं। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा क्योंकि बड़े होने से सब कुछ करने का अधिकार नहीं मिलता। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जो अगर तुम छोटे हो तो उल्टा मेरे हिसाब से तो मेरी, क्योंकि एक छोटी बहन है तो मेरे हिसाब से तो खुशकिस्मत ही हो अगर छोटे हो तो, क्योंकि छोटे होते हुए आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। रोकने टोकने का काम इसलिए करते हैं जो बड़े होते हैं, वो आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। और छोटों को लगता है कि हम पे हुक्म चला रही है, काश मैं बड़ी होती। मेरी बहन भी कई बार कहती है काश मैं बड़ी होती तेरे से, फिर मैं तेरे को बताती तू मेरे को क्या करती है। हालांकि मैं उसको सिर्फ उसके अच्छे के लिए बताती हूँ, सब कुछ उसको लगता है मैं उसको रोकता हूँ। आगे पढ़ते हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा कमेंट सेक्शन भर जाएगा, बायस लिख देंगे लोग। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उस उम्र और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, मतलब बता रखा है कि ये जो पाठ है नीचे जो अभी आएगा स्लाइड में, उसमें एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनका एक छोटा भाई और है। यानी कि जैसे वो है तो मतलब घर में तो ऑफ कोर्स उनके मम्मी पापा वगैरह उनसे बड़े ही होंगे, तो छोटा है उनसे एक भाई, तो इसलिए उस भाई से वो बड़े हैं, इसलिए उनका नाम बड़े भाई साहब है। मतलब उनका नाम बड़े भाई साहब नहीं है, चैप्टर में बड़े भाई साहब बता रखा है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। यानी कि उम्र से कुछ साल ही बड़े होने के हिसाब से जो बड़ा भाई होते हैं या बड़ी बहन होते हैं उन्हें कहते हैं कि तुम उसको अच्छा सिखाओ, तुम उसको आदर्श सिखाओ और सब अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ, काम करना पढ़ना लिखना सिखाओ। बड़े जो होते हैं भाई बहन, उनसे ये कहा जाता है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यह चाहते और कोशिश करते कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। जो छोटा भाई या बहन होते हैं वो बड़े भाई या बहन से सीखते। जैसे बड़े भाई बहन अच्छे काम करते हैं तो छोटे भाई बहन भी अच्छे ही काम करेंगे। अगर बड़े भाई बहन कुछ गलत काम करते हैं तो छोटे भाई बहन भी उनसे वही सीख के गलत काम करते हैं। इसलिए बड़े भाई या बहन को मिसाल होना चाहिए अपने छोटे भाई या बहन के लिए, उनको अच्छे काम करने चाहिए और आदर्शों का पालन करना चाहिए। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। यानी कि जो बड़े भाई साहब होता है उनका अपना जो अलग बचपन होता है वो पूरा अपने छोटे भाई को आदर्श सिखाने पे पूरा उस पर वार देते हैं अपना बचपन। तो अब हम जल्दी से चैप्टर शुरू कर देते हैं। ये चैप्टर में जो दिखा रखा है यहाँ पे, ये वो भाई है
और इसमें जो वो कथानायक है यानी कि जो लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है वो है छोटा भाई। तो इसमें लिखते हैं छोटा भाई, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। अब ये समझ नहीं आया होगा ऑब्वियसली, भाई 5 साल बड़े हैं तो क्लास में 3 साल आगे कैसे हो सकते हैं, तो वो आगे से बताएगा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू। 1 मिनट में हाईलाइटर ऑन कर लेती हूँ, ऐसे नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब आपको दिख रहा होगा, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, यानी कि जो उसके भाई साहब थे वो इससे सिर्फ और सिर्फ 5 साल बड़े थे, पर क्लासेस में वो सिर्फ 3 दर्जे आगे थे। मतलब वो ईयर्स में बड़े थे 5 साल और क्लासेस में सिर्फ 3 साल बड़े थे उससे। और बता रहे हैं आगे, स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों कैसे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना नहीं पसंद करते थे। यानी कि एक ही चीज को बार बार लिखना और जल्दबाजी ना करना, उसको रटना पूरा अच्छे से, एक एक सेंटेंस को बार बार लिखना। तो कहता है कि वो थे तो मुझसे बड़े उम्र में, पर उन्होंने भी पढ़ना लिखना उसी टाइम पे शुरू किया था जब मैंने किया, मतलब साथ साथ शुरू किया था। इससे ये पता लगता है कि बड़े भाई साहब ने कोई क्लास रिपीट करी है या फिर कोई क्लास में फेल हुआ है, इसलिए वो उससे छोटे भाई से 3 दर्जे ही आ गया, नहीं तो वो 5 दर्जे आगे होते क्योंकि 5 साल बड़े हैं, क्योंकि साथ साथ शुरू किया उन्होंने। तो वो बताता है कि जल्दबाजी नहीं करते थे। वैसे तालीम यानी कि शिक्षा को कह रखा है, पढ़ाई को कह रखा है। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बना सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। तो इसमें बता रखा है कि वह जो थे वो क्या करना चाहते थे कि अपना बेस पक्का करना चाहते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। अब इसमें ये नहीं है कि वो अपना कुछ ईंटों से कुछ महल मूल बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये है कि वो जो अपना बेस था उनको पक्का मजबूत करना चाहते थे जिससे कि आगे वो जो भी पढ़ाई करे वो उनको फायदा करे और वो जल्दी जल्दी उसको समझ पाए। तो वो अपना बेस पक्का करना चाहते थे। 1 साल के काम को वो 2 साल में करते थे और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे, यानी कि जल्दबाजी नहीं करते थे, एक ही चीज को बार बार लिख लिख के करते थे, टाइम लगा के करते थे, पर समझ आ जाए इसलिए वो इतना धीरे धीरे करते थे सब कुछ। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अब जैसे बुनियाद यानी कि अगर जो मकान होता है एक उसका बेस होता है, स्ट्रक्चर होता है, अगर वो ही पक्की नहीं होगी तो मकान कैसे पायदार बनेगा, मजबूत बनेगा। तो वही है कि अगर आप अपना पढ़ाई का बेस पक्का नहीं रखोगे तो जो आगे, अब जैसे कहते हैं ना कि 6th 7th 8th तो बेस है 9th के लिए, ताकि आपको 9th 10th में आसानी हो पढ़ने में। तो अगर आपकी 6th 7th 8th ही पक्की नहीं होगी तो 9th 10th में आपको कुछ समझ थोड़ा आ पाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं। इसलिए उसमें भी यही बता रखा है कि आपका बेस पक्का होना चाहिए। अब इसमें आगे छोटा भाई, ये पूरी जो स्टोरी है छोटे भाई ने लिखी हुई है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं छोटा था वह बड़े थे, यानी कि ऑब्वियसली क्योंकि भाई 5 साल बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। अब ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मेरी उम्र 9 साल की, छोटे भाई की कितनी उम्र थी 9 साल और बड़े भाई की कितनी उम्र थी 14 साल। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। अब ऐसे कहते हैं ना कि जो मम्मी पापा होते हैं वो बड़े भाई या बहन को कह देते हैं कि तेरे को इसका ख्याल रखना है, तेरे को इसकी निगरानी करनी है, पूरा इसको अपना टाइम देना है, उसको जो उसको समझ नहीं आ रहा वो तेरे को समझाना है उसे। मतलब जो बड़े भाई बहन का कर्तव्य होता है वो। तो इसमें यही बता रखे हैं, उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी कि अगर वो कोई गलती करे तो उसको सुधारने का, समझाने का पूरा अधिकार था। गुस्सा भी करने का अधिकार होता है, पर ऐसा भी नहीं कि बेवजह गुस्सा करे, क्योंकि उसको तो फिर हुक्म ही कहेंगे। और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं, यानी कि मेरा अच्छा इसी में था, मेरा भलाई इसी में थी कि वो जो कहे वो मैं पूरा करूं, पूरी कोशिश करूं पूरा करने की। स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। यानी कि कभी कभार हम रिलैक्स करने के लिए
ऐसा करते हैं ना कि या तो किताब के जो बैक साइड होती है, कॉपी की बैक साइड होती है, उस पर या तो हम ऐसे गुच्छड़ गुच्छड़ कर देते हैं पेंसिल से, या कुछ कुत्ता बिल्ली बना लेते हैं, कभी कुछ ऐसे स्टोरी सी बना देते हैं। मतलब कुछ भी जैसे टाइम पास के लिए जब हम करते हैं तो उसको जैसे कहते हैं कि हरदम किताब खोले बैठे रहते हैं और शायद दिमाग को आराम देते हैं। तो जैसे हम दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी किताब पर जो हम बनाते हैं चिड़िया कुत्ते, उसको हाशिया कहते हैं। किताब के हाशियों पर चिड़िया कुत्ते बनाते, मतलब किताब के बैक पर या फिर किताब के साइडों में, ऐसा कुछ। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, यानी कि एक ही कभी वाक्य या शब्द या नाम कोई हो तो उसको 10-20 बार लिख देते थे। मतलब बार बार लिखते थे, बार बार लिखते थे, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए, स्पेलिंग लर्न हो जाए, इसलिए। कभी एक शेर को बार बार लिख के सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। एक शेर यानी कि जो आपकी वो होती है मुसलमानों में जैसे वो करते हैं शेर और शायरी, वो सब। तो कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते थे जिसमें कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, यानी कि कोई बार बार क्या करते, या तो वो शेर और शायरी को अच्छी अच्छी उसमें लिखते थे, सुंदर सुंदर अक्षर में लिखते थे, प्रैक्टिस करते थे। मतलब पूरा इसमें लिखा जा रहा है, मेन जो है इसका पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रैक्टिस करते थे, बार बार वो बार बार लिखते थे, रटते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका कोई अर्थ ही ना हो, यानी कि जैसे कुछ भी लिख दिया, राम नाम बोतल पानी, कुछ भी लिख दिया जिसका कुछ अर्थ ही नहीं बन रहा। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत देखी, ये मुसलमान के शब्द लग रहे हैं, मुसलमानी के। मसलन एक बार उनकी किताब, मतलब एक बार उसने उनकी जो किताब थी, कॉपी थी, उसको खोल के देखा। स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, यानी कि कुछ भी XYZ लिखा हुआ था कि स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल, जिसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा, कुछ तुक ही नहीं था। और 1 घंटे तक, यानी कि वो बार बार जब पूरा पढ़ रहा था, 1 घंटे का पढ़ना मतलब 6, 7, 15, 20 पेजों पे यही लिखा हुआ था। और एंड में क्या था, एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि पहेली का कोई अर्थ निकाल लूं, मतलब उसने बहुत कोशिश की कि ये जो लिखा हुआ है बड़े भाई साहब ने, इसका कुछ अर्थ निकाल पाऊं, लेकिन असफल रहा। यानी कि उससे कोई अर्थ नहीं निकल पाया, उसको समझ नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है बड़े भाई साहब ने। और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि उसको बड़े भाई साहब से डर इतना लगता था, तो इसलिए कुछ साहस ही नहीं हुआ उसको पूछने का। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं जमात यानी कि क्लास, और कह रहे कि वो 9th क्लास में थे और मैं 5th क्लास में था। मैं ये भी पूछ सकते हैं कि बड़े भाई साहब कौन सी क्लास में थे और छोटा भाई कौन सी क्लास में था। उनकी रचनाओं को समझने के लिए मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी, यानी कि वो जो लिख रहे हैं वो तो मेरे को कभी समझ ही नहीं आ सकता, पता नहीं वो क्या ही लिख रहे हैं। मेरे लिए तो छोटा मुंह बड़ी बात। यहाँ पे एक मुहावरा आ जाता है, इसमें मुहावरे बहुत सारे हैं, हम देखते जाएंगे, कोई मुहावरा है तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, क्या यानी कि मेरा जो वो था मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। हर कोई ऐसा ही होता है, कोई भी छोटा भाई में ले लो, कोई कोई तो बड़े भाई बहन भी जिनका बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। कह रहे कि 1 घंटे भी मेरे लिए किताब लेकर जो बैठना था वो पहाड़ के समान था, यानी कि मैं बैठ ही नहीं पाता था, थक जाता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछो ही क्या। यानी कि अगर जब हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, जैसे मम्मी कहती है कि चलो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, 1 घंटा किताब लेके भी नहीं बैठ, 1 घंटा तो दूर की बात, आधा घंटा भी लेके बैठना बड़ा मुश्किल लगता है। और मौका पाते ही क्या करते हैं, खेलने भाग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो इसमें छोटा भाई क्या करता था, मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकल जाता था, मैदान में चला जाता था। कभी तो पानी में कंकरियां उछालते, कंकरियां यानी कि पत्थर उछाल के जो होता है नहीं, दूर तक जाता है पत्थर, किसी ने बचपन में खेला हो, किसी बड़े से पूछ सकते हो आप कंकरियां उछालना। और कभी कागज की तितलियां उड़ाता था, यानी कि कागज के प्लेन वगैरह बना के, तितली बना के ऐसे उड़ाता था, हवा में छोड़ता था। और कहीं कोई साथी मिल गया फिर तो पूछो ही क्या, बातें ही चलती रहेंगी, गप्पे चलती रहेंगी, मस्ती चलती रहेगी।
कभी कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। चार दीवारी यानी कि दीवारों पे चढ़ के, जो हॉस्टल की दीवारें थी उन पे चढ़ के कभी नीचे कूद रहे, छलांग मारे, गेट पे झूल रहे हैं। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे, यानी कि कभी कभी व्हीकल पे बैठ के दोस्त के साथ इधर उधर आगे पीछे बैठ बैठ के एक एक बार चला के आनंद उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आता ट्विस्ट। कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का वे रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। यानी कि बड़े भाई साहब से छुप छुप के तो वो चला जाता था, पर जैसे ही वो कमरे में पहुंचता था, जो बड़े भाई साहब खड़े हुए सामने अपना रुद्र रूप लेके, उस टाइम तो प्राण नहीं सूख जाते। प्राण सूख जाते भी मुहावरा है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। प्राण सूखना मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? मतलब कहाँ थे? आप टोन देख सकते हो इसमें, जिस हिसाब से बता रहे हो कि उनका रुद्र रूप था, तो उनका पहला सवाल क्या होता था? कहाँ थे? क्या कर रहे थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। यानी कि मैं हमेशा शांत रहता था। ऑब्वियसली भाई, जिसने चोरी की है उसके बाद पकड़े जा रहे हो, अगर आप जैसे छुप के जा रहे हो, खेल के आ रहे हो, फिर आप मम्मी आपको सामने खड़ी दिख जाए, गुस्से से बिलबिलाती हुई, रुद्र रूप देख लो आप उनका, आपकी जान निकल जाए, आप पे बोलने को कुछ हो नहीं, फिर वो पूछ रही है आपसे, कहाँ गए थे? कहाँ खेल रहे थे? कहाँ आवारागर्दी चल रही थी? ऐसे ही बोलते हैं। हमेशा एक ही सवाल इसी ध्वनि में, हमेशा क्रोधपूर्ण ध्वनि से पूछा जाता है, एक ही सवाल। और हमारे पास क्या जवाब होता था? नजरें झुकाए खड़े हैं, इधर उधर देख रहे हैं, शांत हो गए हैं बिल्कुल। मतलब काफी रिलेटेबल चैप्टर है। आप देखो तो आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता होगा। ऑब्वियसली हर कोई के साथ यही होता है। ना जाने मेरे मुंह से यह बातें क्यों नहीं निकल पाती कि जरा बाहर खेलने गया था। ऑब्वियसली किसी से नहीं हो पाता, क्योंकि अगर मम्मी सामने से पूछ रही है आपको कि कहाँ थे, उसके बाद आप ये तो बता नहीं पाओगे बिल्कुल भी कि वो ना मम्मी जरा ना खेलने बाहर गया था, या मतलब बड़े भाई साहब को बता नहीं सकता था, भैया वो जरा मैं ना बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। ये ऐसा क्यों होता था? क्योंकि छोटा भाई बिल्कुल पढ़ता नहीं था, अपनी मस्ती में मगन रहता, हर टाइम खेलता रहता था। अगर या तो हो आप खेलने का टाइम अपना और पढ़ने का टाइम दोनों मैनेज कर रहे हो, पर वो सिर्फ खेलता ही खेलता था, इसलिए बड़े भाई साहब उससे ज्यादा गुस्सा होते थे, उसको समझाने की कोशिश करते थे। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकल पाती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। यानी कि जो अगर आप शांत रहते हो तो टीचर को समझ आ जाता है कि आपने अपनी गलती कबूल कर ली। कोई भी हो, अगर आप बोलते नहीं हो जब तक, तो तब तक कोई भी ये नहीं समझेगा कि आपकी कोई गलती नहीं। अगर आप शांत रहोगे, चाहे आपकी गलती ना भी हो, आप शांत हो, सर झुकाए खड़े हो, तो सामने वाले को तो ये लगेगा ना कि उसकी कोई गलती है। तो मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना जो अपराध है वो स्वीकार है। और बड़े भाई साहब क्या कर सकते थे? उसको समझा सकते थे, डांट फटकार लगा सकते थे, और इससे उसका सत्कार कर सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे वो। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा, यानी कि एक भी लेटर नहीं आएगा। वो अब बड़े भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऐसे अंग्रेजी पढ़ते रहोगे ना तो जिंदगी भर बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, और एक शब्द नहीं समझ आएगा अंग्रेजी का, एक अल्फाबेट समझ नहीं आएगा, एक सेंटेंस तो दूर की बात, लाइन समझ नहीं आएगी एक अंग्रेजी की। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जब चाहे तब पढ़ लिए, नहीं, ऐरा गहरा नथु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। आप इसमें आप उनकी देख सकते हो भाषा, वो कैसे बोल रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, यानी कि ऐसे ही चलते फिरते पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया ऐसी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अंग्रेजी पढ़ने के लिए धीरज चाहिए होता है। ऐसा कोई ऐरा गहरा नथु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते। ऐरा गहरा नथु गहरा भी मुहावरा है, यानी कि ऐसा वैसा कोई छोटा मोटा इंसान ऐसे ही विद्वान नहीं बन सकता बिना पढ़े। अंग्रेजी पढ़ने के लिए धीरज चाहिए होती है। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। अब बड़े भाई साहब अपनी मेहनत बता रहे हैं, भाई तेरे को पता भी है मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, खून जलाता हूँ, तब जाके मेरे को कहीं विद्या आती है। यहाँ आगे लिखा है तब कहीं यह विद्या आती है, यानी कि अंग्रेजी पढ़ना। क्योंकि ऑफकोर्स जो पहले का टाइम था वहाँ पे इंग्लिश जो थी बाद में सिखाते थे, 6th-7th क्लास से सिखाते थे शुरू से। अब तो होता है कि शुरू से इंग्लिश सिखाते हैं 1st-2nd क्लास से ही, उससे पहले से नर्सरी से ही सिखा देते हैं। बिल्कुल जो प्ले स्कूल होता है वहीं इंग्लिश सिखाना शुरू कर देते हैं। पर इसमें जब पहले का टाइम था वहाँ पे 6th-7th से या 5th से सिखाते थे अंग्रेजी इंग्लिश।
सिक्स से सिखाते थे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि छोटा भाई साहब तो फिफ्थ में था ना। तो यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं पे अंग्रेजी समझ आती है, ये वाली विद्या आती है। और एक सेकेंड, और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है कि आती क्या है भाई, ज्यादा इतना सारा रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, उसके बाद आता क्या है, एक दो सेंटेंस आ जाएंगे, हेलो, हाउ आर यू, ऐसे ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं इतना पढ़ने के बाद। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, यानी कि उस टाइम के जो लोग थे, मतलब जैसे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी थे, तो उनको भी अंग्रेजी कम आती थी। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा, यानी कि लिखना आसान था, इसका मतलब पहले के टाइम पे बोलना मुश्किल पड़ता था। तो इसमें कह रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वान जो थे वो शुद्ध अंग्रेजी लिख भी नहीं सकते थे, बोलना तो दूर की बात है, लिख ही नहीं पाते थे वो। और मैं कहता हूं तुम कितना घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। और कह रहे हैं कि, और मैं कह रहा हूं कि भाई साहब तुम कितने डम हो, मेरे को देख के भी तुम समझ नहीं पा रहे, मेरे से ही कुछ सीख लो, कुछ तो करो। तो वो ऐसे उसको डांट फटकार रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है जाते हुए? आगे कह रहे रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। यानी कि वो बिल्कुल भी, मतलब उसने अपना पूरा जीवन छोटे भाई को पढ़ाने में लिखाने में अपना पूरा जीवन उस पर निछावर कर रखा है, और छोटा भाई को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कभी देखा है मेरे को आसपास भटकते हुए, कोई किसी मेले, कितने मेले लगते हैं हमारे यहाँ आसपास में, कभी देखा है किसी मेले में मुझको? कितने सारे मैच होते हैं, तमाशे होते हैं, कभी देखा है मुझे खड़े होते हुए? मैं आसपास भी नहीं भटकता, क्योंकि मेरे को पढ़ना होता है, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अब यहाँ पे छोटा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है। अगर आपको ऐसे कोई समझाए तो आपका तो क्या होगा रिएक्शन? जब देखो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, जब देखो बड़े हैं तो कुछ भी बोलेंगे, ऐसा ऐसा सोचता है हर कोई। तो अभी छोटा भाई भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। तो बड़ा भाई आगे बोलते हैं, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ता रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर वक्त गवाकर पास हो जाओगे? अब कह रहे कि मैं तो एक ही जो क्लास होती है उसको 2-2, 3-3 बार रिपीट करता हूँ ताकि मेरा बेस पक्का हो, और तुम सोचते हो कि खेल कूद के सारा वक्त गवा दोगे और पास हो जाओगे खेल कूद कर ही, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्या? तो उसको डांट लगा रहे हैं, मुझे तो 2-3 ही साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे क्या? तो कह रहे हैं कि मैं तो 2-3 साल ही पढ़ता हूँ, तुम क्या पूरे पूरे साल, पूरे जिंदगी अपना यहीं सड़ते रहोगे इसी दर्जे में, इसी क्लास में? अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो इसमें कहता है कि अगर भाई तुम्हें ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करना है, अपनी उम्र गंवानी है, टाइम पास करना है, पढ़ना लिखना नहीं है, तो इससे अच्छा है कि तुम घर चले जाओ। वो हॉस्टल में रहते थे, कह रहे तुम घर चले जाओ और वहां मजे से अपना गिल्ली डंडा खेलो, खेल कूद करो, दोस्तों के साथ जो करना है वो करो। यहाँ पे जाके दादा के जो उनकी वो कमाई है उसको बर्बाद क्यों कर रहे हो? अब उसको डांट फटकार रहे हो। अब यहाँ पे आगे आता है छोटे भाई साहब जो सोचते हैं, वो आ रहे हैं। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। ऑब्वियसली हर कोई इतना ज्यादा अगर सुन लेगा किसी से तो या तो गुस्सा आता है या आंसू निकल जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? तो कह रहे अब उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने ही तो अपराध किया, मैं ही बिना बताए उनको खेलने चला जाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, तो मैं कह भी क्या सकता था? गलती तो मेरी ही है, अपराध तो मैंने ही किया है, अब लताड़ भी मुझे ही सहनी पड़ेगी बड़े भाई साहब की। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश की कला यानी कि डांटने की, समझाने की कला में निपुण, यानी कि एकदम बढ़िया थे, अव्वल थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती है। अब यहाँ पे एक ही लाइन में दो मुहावरे आ गए, सुक्ति बाण चलाना और जिगर के टुकड़े टुकड़े होना। सुक्ति बाण यानी कि कड़वी कड़वी वाणी बोलना, मतलब जो छोटा भाई था उसको तो यही लगेगा ना, सुक्ति बाण चला रहे हैं, इतना सुना रहे हैं मेरे को। और जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना यानी कि हिम्मत टूट जाना बिल्कुल, और बिल्कुल भी वो कॉन्फिडेंस टूट जाना,
सारा खत्म हो जाना कॉन्फिडेंस। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। तो अब यही सोचते सोचते वो क्या सोचता कि इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं नहीं पाता, मतलब इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता भाई, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी, इससे बढ़िया तो मैं घर चला जाऊं। 1 मिनट के लिए वो ये सोचने लग गया, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। अब बड़ा भाई जो छोटा भाई है वो यहाँ गलत सोच रहा है कि उसने ट्राई ही नहीं किया बिल्कुल भी, तो उसको हमेशा उसने यही सोच के रखा कि ये काम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए पहाड़ है, तो भाई मैं इसमें हाथ ही क्यों डालूं, हाथ डाल के तो मैं अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ। जो काम मैं कर ही नहीं सकता तो उसमें हाथ डाल के क्या फायदा। मुझे मेरा मूर्ख रहना मंजूर था। अब कह रहे कि मेरे को मेरा बेकार बुद्धू रहना मंजूर था, कोई नहीं मैं सह सकता हूँ, लेकिन उतनी मेहनत करने से मेरे को चक्कर आ जाता था, यानी कि इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता जितने बड़े भाई साहब कर रहे हैं। बड़े भाई साहब तो छोड़ो, मैं तो 1 घंटा कॉपी लेके भी नहीं बैठ सकता, मेरे तो पहाड़ है बिल्कुल। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। अब क्या होता कि 1-2 घंटे तक तो सोता रहता, उसके बाद सोचते सोचते सोचता कि अब छोड़ो यार, इरादा बदल लेता हूँ, अब तो बहुत मेहनत करूंगा, अब तो मैं बड़े भाई साहब को दिखा के ही रहूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, बड़े भाई साहब को प्रूफ करने के लिए पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाने लगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। तो उसने क्या किया, एक टाइम टेबल बना दिया। आगे पढ़ते हैं। बिना पहले से नक्शे बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत भूलकर बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब और 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे तक स्कूल से वापस आधा। हे भगवान, इतना ज्यादा मुश्किल टाइम टेबल आपने कभी देखा? इतना मुश्किल टाइम टेबल। आगे भी है कि 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल भी सब्जेक्टिव होता है, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। ओ भाई साहब, इतना मुश्किल टाइम टेबल कौन बनाता है भाई? अभी तो जो इंसान बिल्कुल नहीं पढ़ता, जिसने जल्दी से टाइम टेबल बना दिया, उसके बाद इतना मुश्किल टाइम टेबल। ऐसा भी नहीं कि धीरे धीरे मुश्किल का लेवल बनाए, इतना मुश्किल सीधा कि बस खेलने का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है। सुबह 6 बजे उठे, मुंह हाथ धोया, नाश्ता करा, पढ़ने बैठ गए, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास। इतना मुश्किल टाइम टेबल, इसको तो अमल करना इतनी मुश्किल है। अभी तो आगे वो यही सोचेगा कि भाई टाइम टेबल बनाना तो एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना मुश्किल टाइम टेबल बना दिया उसने। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, जिसको 1 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल लगता था, वो इतना बड़ा टाइम टेबल कैसे फॉलो करेगा? यही उसने आगे लिखा है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात होता है, पर उस पर अमल करना दूसरी बात होता है। पहले ही दिन उसका अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी का वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपने ओर खींच लेती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। अब जो उसने टाइम टेबल बनाया था उसको तो गोली मारो, बिल्कुल उसको समझ से बाहर। सोचता कि अब मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, इतना मुश्किल टाइम टेबल बना लिया, पढ़ा नहीं पा रहा वो। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की इतनी सुखद सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती, ये सब उसको अपनी तरफ खींच लेती और मैदान में जाते ही वे सब कुछ भूल जाता। उसके दिमाग से ही चला जाता कि उसको पढ़ना भी है। अब आगे क्या होता है? वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता।
नसीहत फजीहत यानी कि डांट फटकार समझाने का अवसर मिल जाता। मतलब उसको क्या लगता था कि जानलेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें, मेरे से तो होगा ही नहीं, किसी की याद न रहती, मतलब कुछ भी उसको याद नहीं रहता, उससे कुछ हो नहीं सकता, वो ये सोचता। और बड़े भाई साहब को मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता कि वह उसको डांट फटकार सके। आगे पढ़ते हैं। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, यानी कि आसपास भी नहीं भटकता मैं उनकी आंखों की लेजर के आसपास भी ना आता, दूर दूर रहता उनसे ताकि डांट फटकार ना मिले। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। अब जिसने गलती करी होती है वह तो दबे पांव ही चलता है। अब उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकलना यानी कि डर जाना बिल्कुल। तो इसमें क्या कहता है, वो खेल के आता है, दबे पांव आ रहे, कमरे के अंदर दबे पांव आया कि बड़े भाई साहब के मुड़ने से पहले चला जाऊं। पर क्या होता है, उनकी नजर किताबों से सीधा छोटे भाई की तरफ उठती है और छोटे भाई के प्राण निकल जाते हैं। बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है, कांपने लगता है। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटका कर मालूम होती। नंगी तलवार मतलब ये भी मुहावरा है, नंगी तलवार लटकाना, कि हमेशा गुस्से में रहना और बिल्कुल भी आपा खो देना, सब गुस्से से फटकारना। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है, मैं फुटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद से तिरस्कार न कर सकता था। अब कहता जैसे जो इंसान होता है मौत और विपत्ति के बीच में मोह माया के बंधन में जकड़ता है, इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया उसने छोटे भाई ने, वैसे ही मैं भी इधर से बड़े भाई साहब की फटकार, इधर से जो खेल कूद का वापस आने का जो गुस्सा, उन सब के बीच में मैं भी लटकता रहता था। अब यहाँ पे जो है सेकंड सीन शुरू होता है, सेकंड जो उसका सीन होता है वो शुरू होता है स्टोरी का। ये फर्स्ट सीन था जो अभी तक हमने पढ़ा, जिसमें छोटे भाई साहब के बारे में बताया था और छोटा भाई साहब इतना शरारती था, इस सब के बारे में बताया था। अब सेकंड सीन है, सालाना इम्तिहान हुआ, यानी कि फर्स्ट एग्जाम हुआ उनका। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब कहता कि भाई साहब फेल हो गए, भाई साहब इतने ज्यादा पढ़ने वाले बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। और पास होने के ऊपर सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा भी मुहावरा है, चैप्टर में नहीं है पर नोट कर लो। सोने पे सुहागा मतलब जैसे होते ना चेरी ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, मतलब बिल्कुल जो एक खुशी थी दुगनी हो गई। बड़े भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और पास होने के बावजूद साथ साथ दर्जे पे प्रथम आ गया, फर्स्ट आ गया क्लास में। ये कैसे हो गया? बड़े भाई साहब जो इतना पढ़ते थे, आंख फोड़ते थे किताबों पे, 4-4 6-6 घंटे पूरे दिन पढ़ते रहते थे, वो पास नहीं हुए। और जो छोटा भाई पूरे दिन खेलता रहता था, जी तोड़ के खेलता रहता था, पढ़ने का तो दूर किताब खोल के नहीं देखता था, वो पास हो गया और फर्स्ट आ गया। ये कैसे? अब आगे पढ़ते हैं। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब क्योंकि जो बड़े भाई साहब थे फेल हो गए, पहले 3 साल का अंतर था, अब 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया बड़े भाई साहब के आड़े हाथों लूं, आपकी वह घोर तपस्या गांव गई। मुझे देखिए मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं, लेकिन वह इतनी दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब जो छोटा भाई होता है वो सोचता है आज तो मैं बड़े भाई साहब को देख लूंगा, वो जो जितना पढ़ते रहते थे कहाँ गई उनकी इतनी तपस्या। मैं तो जो देखते था पूरे दिन मजे से खेलता रहता था, कुछ नहीं पढ़ता था और दर्जे में फर्स्ट भी आया हूँ। पर छोटा भाई तो छोटा भाई है, इमोशंस तो हैं ही बड़े भाई के लिए। उनको दुखी उदास देखकर उसको हमदर्दी हो गई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार जो था वो लज्जास्पद जान पड़ा, यानी कि उसको काफी उससे वो हो गया। आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब कहता कि मेरे को अपना थोड़े ऊपर अपना गुरूर हो गया, अपने ऊपर थोड़ा सा अभिमान हुआ और आत्मसम्मान जो था बढ़ गया।
भाई साहब का वह रौब मुझ पर अब ना रहा। जो बड़े भाई साहब पहले कहते थे पढ़ लो पढ़ लो, अब वो रौब उनका नहीं रहा, क्योंकि मैं खेल कूद के पास हो गया और वो पढ़ लिख कर पास नहीं हो पाए। तो अब उनको मेरे को डांटने का अधिकार नहीं है, मेरे को बार बार पढ़ने को कहने का अधिकार नहीं है। अभी छोटा भाई ऐसा सोचने लग गया। आजादी से खेल कूद कर मैं शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। तीर मार लिया भी मुहावरा है यहाँ पे, कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा है। अगर अब उन्होंने मेरे को डांटा तो उनको साफ साफ कह दूंगा कि आपने इतना खून जलाया, इतनी आंखें फोड़ी, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, हो गए ना फिर। अब तो मैं कह दूंगा ऐसा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कह के तो देखे मुझे पढ़ने को। अब छोटा भाई यहाँ पे गलत सोचने लग गया था, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आगे पढ़ते हैं। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। अब छोटे भाई को अपने ऊपर घमंड हो गया कि भाई मैं तो खेलते कूदते ही दर्जे में अव्वल आ गया, फर्स्ट आ गया, और ये तो पढ़ लिख के भी नहीं आ पाए। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर अब नहीं था। कि अब जबान से हेकड़ी जताने का साहस तो नहीं था, पर मेरे रंग ढंग से ही साफ जाहिर होता था कि बड़े भाई साहब अब मुझ पे वो गुस्सा, वो रौब नहीं झाड़ सकते। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा में बैठ करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेने की कोई चीज असल चीज नहीं। आगे पढ़ लेते हैं। बुद्धि का विकास करना चाहिए, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। इतना पढ़ते हैं, अभी इतना समझा देती हूँ आपको। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक बार जो छोटा भाई होता है अपना शाम का पूरा समय गुल्ली डंडा में भेंट करना, यानी कि गुल्ली डंडा में खेलने में निकाल देता है, और ठीक भोजन के समय यानी कि 8-9 बजे घर वापस आता है, घर यानी कि हॉस्टल वापस आता है, और सामने बड़े भाई साहब खड़े होते हैं, तलवार खींच ली, टूट पड़े। ये सब मुहावरा है यहाँ पे। बड़े भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, जो सर पर तलवार, नंगी तलवार लगती थी, वे खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। एकदम से मेरे पे अपना गुस्से का पूरा पहाड़ तोड़ दिया और कहा, इस साल तो पास हो गए, दर्जे में फर्स्ट आ गए, क्लास में फर्स्ट आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया, घमंड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। तो उसने इसको समझाया गुस्से से और कहा, एक बार पास हो गए तो घमंड मत करो, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया, या सिर्फ यूं ही पढ़ लिया, कोई उपदेश नहीं लिया, कोई सीख नहीं ली। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं होती, असल चीज है बुद्धि का विकास। कह रहे अब बड़े भाई साहब कह रहे कि ठीक है तुमने पास कर लिया, पर पास करने का ये मतलब नहीं कि तुम मजे से खेलो, आगे पास करने की कोई जरूरत नहीं है, खेल कूद के पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। मेन चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, जो तुम पढ़ रहे हो उसका मतलब समझो कि क्यों पढ़ रहे हो। रावण बहुमंडल का स्वामी था, रावण जो था मंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार हुआ बड़ा है, पर इन्हीं चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया।
कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुरकम चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अब वो समझा रहे हैं छोटे भाई को कि अभिमान मत करो। रावण का देखा था क्या आश्चर्य हुआ था, चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं था। हालांकि जो बड़े बड़े देवता थे उसकी गुलामी करते थे और हर कोई उसे कर देता था, चक्रवर्ती राजा था वह। पर क्या हुआ एंड में, उसके अभिमान की वजह से, उसके बुरे व्यवहार की वजह से उसको कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। और तुम कह रहे हो कि तुम ऐसे ही पास हो जाओगे, अभिमान कर रहे हो। अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जिसने किया दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बचाकर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में क्या हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, एक तो रावण का दिया, एक शैतान का दिया कि शैतान को भी अभिमान हो गया था, ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं था, इसलिए अंत में क्या हुआ, स्वर्ग से नरक में उसको ढकेल दिया। आगे पढ़ लेते हैं। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिरना भी मुहावरा है। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। तो वो कह रहे कि तुम तो अभी से वो करने लग गए, घमंड करने लग गए। एक बार में तुम्हारा सर फिर गया और तुम इतना घमंड करने लग गए हो, तो तुम्हारा आगे जाके क्या होगा, फिर तो तुम पढ़ चुके। इसका मतलब आगे पढ़ लेते हैं। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मैं एक मिनट पानी पी लेती हूँ, मैंने इतना सारा समझा दिया। वाटर ब्रेक। हाँ, तो अंधे के हाथ बटेर लगना भी मुहावरा है। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना कुछ मेहनत करे सफलता मिल जाना। मगर बटेर केवल एक ही बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लगती। यानी कि तुक्का एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधी चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। तो वो बता रहे कि एक बार जो तुक्का लग गया, इसके बाद तुक्का नहीं लगेगा। एक ही बार तुक्का लगता है, बार बार नहीं लगता। बटेर एक ही बार लगती है हाथ, बार बार नहीं लगती। आगे पढ़ लेते हैं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों से पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? अब वो समझा रहे, तुम मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरे दर्जों में आओगे ना तो दांत में पसीना आ जाएगा। दांत में पसीना आना में एक मुहावरा होता है, यानी कि हाल बेहाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे ना, लोहे के चने चबाना भी मुहावरा है, यानी कि मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे ना और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। अभी तो तुम्हें सब आसान लग रहा है, पास हो जा रहे हो, फर्स्ट आ गए हो, पर मेरी क्लास में आओ फिर पता लगेगा। बादशाहों के नाम रखना कोई आसान काम नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। हेनरी वो था, हिस्ट्री में आया था। 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ था, याद करना आसान समझते हो क्या? मतलब हेनरी, कौन से हेनरी ने क्या काम किया, कौन सा राज्य बनाया, क्या क्या हुकूमत हुई, ये सब याद करना आसान काम नहीं है। हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। यानी कि एक भी हेनरी इधर से उधर हो गया ना, 7वें की जगह 8वां लिख दिया, 8वीं की जगह 7वां लिख दिया, सारे नंबर गायब हो जाएंगे, सफा चट हो जाएंगे। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी।
यानी कि एक पॉइंट नंबर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में, दर्जनों तो जिस्म हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लग गया, अंधी रोग हो जाता है। तो वो समझा रहा है कि हिस्ट्री में इतना इतना होता है, विलियम और चार्ल्स ये होते हैं, दिमाग चक्कर खाने लग जाएगा, अंधे रोग हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल हाल बेहाल हो जाएगा। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। कुछ इससे पूछो तो 10 लाख नाम बता देता। तो अब कह रहे कि अब जैसे होता है विलियम 1, विलियम 2, विलियम 3, विलियम 4, तो ये क्या करते थे, एक ही नाम के आगे 1 2 3 4 5 6 लगा देते थे। अब मुझसे पूछ लो, इतने सारे नाम होते हैं, अलग अलग नाम नहीं ले सकते। तो वो एक तरीके से कोस रहा है कि अलग अलग नाम लेने चाहिए थे, बस 1 2 3 4 लगा के निपटा दिया। आगे पढ़ने वालों का क्या होगा, हमें तो पढ़ना पड़ेगा नाम। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अब वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्री में अ ब ज यानी कि ट्रायंगल के हिसाब से ABC और XYZ, ABC की जगह CBA लिख दिया ना, तो सारे नंबर गए, सारे नंबर कट जाएंगे। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से तो पूछो, आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। और व्यर्थ की बात कर लिए क्यों छात्रों का खून कर देते हैं। अब कह रहे कि ये कोस रहा है सिस्टम को कि ABC की जगह ACB लिख दिया तो क्या बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, क्या कुछ फर्क है क्या इसमें, व्यर्थ का हमारा खून जला रहे हैं छात्रों का। अब यहाँ पे बड़ा भाई गलत सोच रहा है कि वो सोच रहे हैं कि ये सब जो पढ़ लिख रहे हैं हम, ये सब हम पे बोझ है। अब वो ऐसा सोच रहे हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दाल भात रोटी खाई या बात दाल रोटी खाई, इसमें क्या अंतर है, मगर इन परीक्षाओं की को क्या परवाह। अब कह रहे कि दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ, बात तो एक ही है। अब इसमें परीक्षाओं को तो कोई परवाह नहीं, पर हमें तो याद करने में मुश्किल होती है। अब वो ऐसे उसको कोस रहा है स्टडी को। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लें। वाह, ये कैसे हो सकता है। वो कह रहे हैं कि वो लिखो एग्जाम में जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि हम एक एक अक्षर रट लें, बिल्कुल याद कर लें तोते की तरह। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, कह रहे हैं, और इसी रट्टू तोते का नाम शिक्षा रख दिया है इन्होंने। सार रटना तो हमें पड़ता है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा, कह रहे ये बेकार की चीजों को पढ़ने से क्या फायदा। ABC का ACB लिख दिया, और दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ, बात तो एक ही है। विलियम 1, विलियम 2, विलियम 3, विलियम 4, 1 2 3 4 लगा दिया, अलग अलग नाम नहीं रख सकते थे। तो वो पूरा कोस रहा है कि बेसिर पैर की बातों को रटने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह खुराफत याद करनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है इसको हमें याद करना पड़ता है, और परीक्षा में इधर उधर कर दिया तो नंबर कट जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानते कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात को 4 पन्ने में कैसे लिखेंगे, ये तो बहुत बड़े पहाड़ की बात है। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे फनी हो जाता है कि भाई अब कह देते हैं पेपर में समय की पाबंदी है, इस पे निबंध लिख दो 4 पन्नों का। अच्छा ठीक है, समय की पाबंदी अच्छी बात है, हर इंसान को आनी चाहिए, उससे संयम आ जाता है। पर एक लाइन को बंदा 4 पन्नों में कैसे लिख सकता
बहुत मुश्किल बात है। आगे बढ़ते हैं। मैं तो इस हिमाकत कहता हूँ, यह तो समय का फयाद नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में इस बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो झटपट कह दे और अपनी राह ले। अब बड़े भाई साहब सोच रहे हैं कि भाई ये तो समय का संयम सिखा रहे हैं, संयम, समय की पाबंदी सिखा रहे हैं, ये समय वेस्ट करना सिखा रहे हैं। एक पन्ने की बात को 4 पन्नों में लिखने को कह रहे हैं। ऐसा भाई नॉर्मल इंसान तो यही सोचता है, समय का दुरुपयोग ना हो, इसलिए झटपट जो हो लिख दो और अपने रास्ते वापस चल जाओ, कुछ और पढ़ लो, उससे कितना टाइम बचेगा। पर ये तो 4 पन्नों का वो लिखवा रहे हैं, निबंध लिखवा रहे हैं। मगर नहीं, आपको तो 4 पन्ने रेंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। अब कह रहे हैं कि जो पन्ने होते हैं ना, उनका साइज कुछ छोटा सा नहीं होता, बड़े बड़े पन्ने होते हैं, उस पे 4 पन्नों का लिखना कितना मुश्किल बात है। जो छात्र पे ये तो अत्याचार ही हो रहा है, और क्या, साथ साथ ऊपर से और अनर्थ क्या हो रहा है कि संक्षेप में लिखना है। ये नहीं कि शॉर्टन करके लिख दो, इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखो। जो 4 पन्ने का निबंध है उसको भी बड़ा करके लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अब कह रहे हैं कि संक्षेप में तो 4-5 पन्ने हुए, नहीं तो 100-200 पन्ने लिखवा लेते। ये तो हमसे इतना अत्याचार करते हैं। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापिकाओं को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर गवाह है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव होना मालूम होना भी यहाँ पे मुहावरा है। अच्छा, बीच में मैं कोई मुहावरा अगर गलती से छोड़ दूं तो थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं इस चैप्टर को इतना एंजॉय कर रही हूँ, मेरे को पता ही लग रहा है कहाँ पे कौन सा मुहावरा है। मैं सिर्फ चैप्टर पे जा रही हूँ अभी। जो मेरे को मुहावरे दिख रहे हैं वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे इतने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, आटे दाल चावल का भाव मालूम हो जाएगा, यानी कि एक एक चीज पता लग जाएगी, दांत में पसीने आ जाएंगे, सर फटने लगेगा। मेरे उसमें आके तो देखो दर्जे में, इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बंधिए, नहीं तो पछताइएगा। अब कह रहे कि मैं वैसे तो तुमसे इतना फेल हो चुका हूँ, अपने दर्जे में फेल हो चुका हूँ, तुम एक बार अव्वल आ गई तो तुम्हारे जमीन पे पाँव नहीं रहे। जमीन पे पाँव नहीं रहे भी मुहावरा है कि हवा में उड़ने लग जाना। हवा में उड़ने लग जाना भी मुहावरा है, यानी कि घमंड करने लग जाना। तो कह रहे कि मैं लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञान है, संसार का अनुभव है, मुझे जिंदगी का अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ इसको गांठ बांध लो, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने है यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। अब कह रहे कि स्कूल का समय पास आ गया था और भये भगवान ये कब उपदेश माला खत्म करेंगे, ये तो बोलते ही जा रहे हैं। भोजन आज मुझे बेस्वाद ही लगेगा, निस्वाद यानी कि बेस्वाद ही लगेगा, बेकार लगेगा, फीका फीका लगेगा। इतना जो मैंने सुन लिया इनसे। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद ही प्राण ही निकल जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि पास होने पे इतनी ज्यादा आपको सुनना पड़ रहा है बड़े भाई साहब से, तो फेल हो जाने पे तो पता नहीं मैं मर ही जाऊं। आगे पढ़ लेते हैं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही तजुर्बा है, लेकिन
इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अनरुचि ज्यों त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ है वे फिर लुप्त ना हो जाए और फिर चारों का सा जीवन कटना लगे। अब कह रहा है कि पढ़ लेता हूँ, चलो पढ़ लूंगा, पर पढ़ूंगा कम, खेलूंगा ज्यादा। इतना पढ़ लेता हूँ कि जलील ना होना पड़े, फेल ना हो जाऊं। इतना पढ़ लेता हूँ कि पास हो जाऊंगा और विश्वास थोड़ा मेरा बना रहे, एकदम से लो ना हो जाए विश्वास और बड़े भाई साहब को मौका ना दूं दोबारा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, अभी हमारा 3rd स्टैंडर्ड आ गया है, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया, बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। अब क्या हुआ, दोबारा इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा हो गया चमत्कार कि छोटा भाई जो बहुत कम पढ़ता था, ना के बराबर, वो हो गया फेल, वो हो गया पास, और जो बड़ा भाई था जो इतना पढ़ता था, पूरा दिन रात पढ़ता रहता था, वो फेल हो गया। अब क्या होगा, छोटा भाई साहब और घमंडी हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। अब छोटा भाई कह रहा है, यार मैंने तो इतनी मेहनत नहीं करी, ये मैं कैसे पास हो गया, अव्वल आ गया। मुझे खुद अनरच हुआ, यानी कि मेरे को खुद को ही थोड़ा सा डाउट हुआ, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल भी, अव्वल कैसे आ गया। और भाई साहब जो प्राण तक परिश्रम किए, जिन्होंने एक एक शब्द चाट जाते थे, बस 10 बजे तक इधर उधर, 4 बजे तक, सुबह तक, 6 बजे 9:30 स्कूल जाते और इतना पढ़ते थे। मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अब भाई बड़ा भाई दुखी है तो छोटे भाई को भी तो दुख होगा। अब वो ये नहीं समझ पा रहा था अपनी खुशी को सेलिब्रेट करूं या भाई के साथ दुख को बांटूं। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब की इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब कह रहे हैं यार काश बड़े भाई साहब ने भी इतना पढ़ लिया होता, मैं या फिर मैं भी इतना फेल हो गया होता तो भाई साहब के साथ मैं भी दुख बांट लेता, उनको इतना दुख ना होता। पर विधि की बात कौन टाले, जो होना है वो तो होना ही है। अब छोटे भाई को थोड़ा बुरा लगने लगा भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, फर्स्ट आ जाता हूँ, भाई साहब इतना पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं। काश मैं भी फेल हो जाता तो उनका दुख बांट पाता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। अब कह रहे कि भाई साहब और मैं सिर्फ 1 दर्जे का अंतर रह गया था क्लास में। वो साल में तो 5 साल बड़े, पर क्लास में सिर्फ 1 साल का अंतर। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मुझे फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से होता हूँ। अब वो कह रहा है कि भाई साहब तो फेल हो गए, अगर 1 साल और भाई साहब फेल हो गए तो मैं उनकी क्लास में आ जाऊंगा और फिर उनका मेरे पे बिल्कुल अधिकार नहीं रहेगा डांटने का। पर उसने सोचा कि इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को जो डांटते हैं वो मेरे हित के लिए तो डांटते हैं, मेरे अच्छे के लिए तो डांटते हैं, और शायद इसी डांट फटकार की वजह से मैं दनादन पास हो जा रहा हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अगर बड़े भाई साहब मुझे ना डांटते तो शायद ही मैं पास हो पाता। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। अब कह रहे कि भाई साहब काफी दुखी रहने लग गए थे, इतना पढ़ने के बाद भी वो फेल हो जाते।
कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। अब कहता भाई साहब ने मुझे डांट फटकारना कम कर दिया, उनको बुरा लगने लगा। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। अब कह रहे हैं कि वो जो भाई साहब हैं उनको बुरा लगने लग रहा है कि अब वो सोच रहे हैं कि उनको डांटने का अधिकार नहीं है, और है भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ गई थी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा था। अब कह रहा है कि मैं फायदा उठाने लगा था, अब वो मेरे को डांटते नहीं थे तो मैं उसका फायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता वो भी बंद हो गया। अब कह रहा है कि भाई मेरा क्या है, पास तो हो ही जाता हूं मैं, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, मैं पास होऊंगा ही होऊंगा। इसलिए भाई साहब से जो थोड़ा बहुत डर था जिससे मैं पढ़ लेता था वो भी खत्म हो गया था, बिल्कुल नहीं पढ़ता अब वह। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी में ही भेज देता। कहता कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, पतंगबाजी ही करूंगा, पतंगे ही उड़ाऊंगा। कनकौवे का शौक पैदा हो गया, नए नए शौक पैदा होने लगे उसे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता। कहता अभी भी मैं रिस्पेक्ट तो करता पर नजर बचाकर जाता कनकौवे उड़ाने। अब आगे लिखा है, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। कहता कि ये जो सारी समस्याएं होती थी वह मैं गुप्त रूप से उनको हल करता था, बड़े भाई साहब की नजर से बचा के। मैं भाई साहब की ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं भाई साहब को ये फील नहीं करवाना चाहता कि उनका जो सम्मान है मेरे अंदर कम हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि उनको थोड़ी सी भी लज्जा हो। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़े जा रहा था। कहता कि अब मैं हॉस्टल से दूर जा रहा था, कनकौवे उड़ाने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यहाँ पे वाटर ब्रेक ले लेते हैं, गला सूख गया मेरा। हाँ, अब समझा देती हूँ। एक दिन संध्या समय यानी कि शाम का समय था, हॉस्टल से दूर मैं कहीं कनकौवे लूटने जा रहा था, बेतहाशा दौड़ा ही जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और पूरी मस्ती में मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने के लिए जा रही हूँ। अब कह रहा मैं अपनी ही मस्ती में भागे जा रहा था कनकौवे लूटने के लिए। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने की दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जब सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम की गाड़ियां हैं, साहस भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे। कहता मैं तो इधर से उधर भाग रहा था, कनकौवे लूट रहा था, और उसी टाइम बाजार में लौटते हुए मेरे को बड़े भाई साहब दिख गए जिनसे मेरी मुठभेड़ हो गई थी। उन्होंने
वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी से कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अब कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बड़े भाई साहब ने बीच रास्ते पर उसका हाथ पकड़ लिया, उसको डांटने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौए लूटने के लिए जा रहे हो? अपनी क्लास देखो, 8th क्लास में आ गए हो और सिर्फ मेरे से 1 दर्जा नीचे हो। अपनी तुम्हें पोजीशन का ख्याल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। इधर उधर खेलते रहते हो, भटकते रहते हो। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे पर डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है। अब कह रहे कि एक जमाना था कि 8वीं दर्जी पास करते ही लोग जो थे नायाब तहसीलदार बन जाते थे, और मैं इतने मिडलचियों को जानता हूँ जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या फिर सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। अब कह रहे कि कितने सारे 8वीं जमात के जो लीडर हैं वो समाचार पत्रों के संपादक यानी कि रिपोर्टर है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में कम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मतलब उसको डांटना शुरू कर देता है बीच रोड पे। हालांकि इतनी बार फेल होने के बाद उसका नर्म बनता है कि वो छोटे भाई को डांटे, उसको सही राह दिखाए, इसलिए अब उसको डांट फटकारता है। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ल पर दुख होता है। कह रहे तुम्हारी इस कम अक्ल पर मुझे इतना दुख होता है। तुम ज़हीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। कह रहे कि तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर उस इंटेलिजेंस का क्या काम जो आत्मगौरव की हत्या कर दे, जो हमारे कॉन्फिडेंस की हत्या कर दे, यानी कि कॉन्फिडेंस तोड़ दे। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ, अब उन्हें मुझे कहने का कोई हक नहीं। लेकिन यह तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षाओं का यही हाल हो तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। अब उसे कह रहा है कि चाहे तुम मेरी क्लास में आ जाओ या मेरी क्लास से आगे भी चले जाओ, पर हम में अंतर तो 5 साल का ही है, उस अंतर को खुदा भी नहीं मिटा सकता। आगे पढ़ लेते हैं। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DFL और DLit ही क्यों ना हो जाओ। कह रहे चाहे तुम कितना भी पढ़ लिख लो, जो मेरे पास जिंदगी का तजुर्बा है वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और रहूंगा, इसको खुदा भी नहीं मिटा सकता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। कह रहा है जो तजुर्बा, जो समझ, जो दुनियादारी आती है वो किताबों से नहीं आती है, किताबों से सिर्फ विद्या मिलती है। जो भी आती है दुनियादारी, समझ आती है, जो आती है वो दुनिया देखने से आती है। आगे पढ़ लेते हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं पढ़े।
लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा के जो हमें समझाने और सुधारने का अधिकार है वो हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वह हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिसका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। अब कह रहा है ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे मम्मी पापा होते हैं उन्हें हमसे ज्यादा दुनियादारी और समझ होती है और तजुर्बा होता है चीजों को हैंडल करने का। चाहे हम पूरी दुनिया का ज्ञान ग्रहण कर लें, पर वो ज्ञान जो हमारे मम्मी पापा देते हैं, जो हमें दुनिया देखने से आता है, वो तजुर्बा हमें कहीं नहीं मिलता। कह रहे चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी तुम्हें ज्ञान मिल जाए, पर तजुर्बा तुम्हें नहीं मिल जाएगा। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न देना, घबराएं न, बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अब कह रहा है बड़ा भाई कि खुदा ना करे, दैव ना करे कि आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, तुम तो सीधा पापा को जाके कह दोगे क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। पर यही अगर हमारे पापा होंगे, दादा होंगे, वो इस तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, वो ना घबराएंगे ना बदहवास होंगे। वो या तो पहले खुद ही मरज जानने की कोशिश करेंगे और इलाज करेंगे, अगर उसमें सफल ना हो पाए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। तो जो तुम दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे से दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नाकामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन कर किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अब कह रहे हैं कि जो हमें खर्ची मिलती है महीने की, उसको हम 20-22 दिन में खत्म कर लेते हैं और बाकी का काम या तो हम खुद करते हैं या भूखे मरते हैं। पर यहीं पापा होते तो उन्हें पैसों का जो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सही जगह पे पैसे यूज करना होता है, उनको उनकी समझ है, इसलिए वो महीने क्या 2 महीने चला ले उतने पैसों को उनको, क्योंकि तजुर्बा है। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ की एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। कह रहे कि हेडमास्टर तो एमए है, एमए भी नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, 1000 रुपए मिलते हैं, पर घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेडमास्टर की डिग्री तो बर्बाद हो गई ना, क्योंकि माँ को तजुर्बा है, घर चलाना आता है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता तो कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो अब वो उसको समझा रहा है कि हेडमास्टर जब करते थे घर का काम, जो घर का खाने पीने का देखते थे, सब पैसे खर्च का देखते थे, तो उनके पैसे जो थे वो पूरे नहीं पड़ते, 1000 रुपए पूरे नहीं पड़ते थे और इधर उधर से कर्जा लेना पड़ता था। पर जब से प्रबंध उनकी माँ के पास आया है तब से मानो घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल दीजिए कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते ही तुम बेरह न चल पाओगे। अब कह रहे कि
गुरूर निकाल दो दिल से कि मेरे समीप आ गए हो तो बहुत कुछ हो गया। तुम अपना गुरूर कम करो। कह रहे अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। कह रहा है कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी दिखा सकता हूँ, और थप्पड़ दिखाना तो दूर, उसका मैं प्रयोग भी कर सकता हूँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है। माँ पापा ने मेरे को अधिकार दे रखा है। पर मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघु कथा का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब कह रहे हैं कि अब मेरे को सही में बुरा लगा कि वो इतना कुछ कह गए, मेरे को बहुत चुभा भी, पर मुझे अब समझ आ गई, मेरे को अनुभव हो गया, मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। अब कह रहा है सज्जल आंखों से कि नहीं, मेरे को आपकी कोई बात कड़वी नहीं लग रही, हरगिज नहीं, कोई बात मुझे नहीं चुभ रही। आप जो फरमा रहे हैं यानी कि जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई के साथ पतंग लूट रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये है लास्ट का 2 पैराग्राफ बच गए, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली। आप सब भी सोच रहे होगे इतनी बड़ी वीडियो पहली बार आई होगी चैनल पे। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुदा बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, यही कर्तव्य है मेरा। तो कह रहे हैं कि मेरा भी तो बहुत मन करता है कनकौवे उड़ाने का, पर अगर मैं ही बेराह चलूंगा तो तुम्हें कौन संभालेगा। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ा। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इसमें क्या हुआ कि एक बोलते बोलते ही एक कनकौआ सर के ऊपर से निकला। पीछे बच्चों का झुंड आ रहा था कनकौआ लूटने के लिए, पतंग लूटने के लिए। उसकी डोर लटक रही थी। भाई साहब लंबे थे, उन्होंने क्या किया, उनके अंदर का बच्चा बाहर आ गया, उन्होंने उछला और डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़ने लगे और मैं भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। यहाँ पे चैप्टर खत्म होते ही यहाँ पे बताते हैं कि जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने जैसे ही पतंग देखी वह अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने पतंग जैसे ही देखी वह रोक नहीं पाए और कुछ बिना सोचे समझे वह पतंग को एकदम से पकड़ने लग गए और हॉस्टल की तरफ दौड़ने लग गए। यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखा। रिलेट कर पाए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में रिलेट लिख देना, रिलेटेबल लिख देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आज मैंने बहुत कोशिश की, बीच बीच में मेरा गला भी खांसी होने लग गई थी, गला दर्द होने लगा था, पर मैंने आपको पूरे समझाने की कोशिश करी। आगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न आ जाते हैं। इनको भी मैं सोच रही हूँ कि कवर कर लूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहते हो कि मैम हमें ये भी समझना है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसके करवा दूंगी। मेरे पास पढ़े हुए हैं, मैंने सॉल्व कर रखे हैं पहले से ही, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवा दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करवाऊं तो छोटी सी है, मैं करवा दूंगी, 15-20 मिनट लगेंगे सिर्फ। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।